Hello students, welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. We are going to start our natural resources for 9th class. The word here natural and resources. To define natural word is defined by the things which made by nature, जिसमें मैन मेड का कोई रोल ना हो, ऐसी थिंग्स जो नेचर में अपने आप से ही अवेलेबल है, जिसमें मैन मेड का कोई रोल नहीं हो. एंड रिसोर्सेज आर द थिंग विच वी यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन अवर डेली लाइफ. हम डेली लाइफ में जो भी हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज करते हैं वो हो गया रिसोर्सेज. जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड में यूज कर रहा हूं, तो ये तो हो गया इसका डायरेक्ट यूज. अब इसको बनाने में क्या यूज हो रहा है? टिम्बर. तो वो हो गया मेरा इनडायरेक्ट रिसोर्सेज. टिम्बर इज द इनडायरेक्ट रिसोर्सेज फॉर द व्हाइट बोर्ड. तो इसी तरह जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो तो हो गए हमारे रिसोर्सेज. एंड नेचुरल इज द विच मेड बाय द नेचर, मैन मेड का कोई रोल ना हो. देन वी गो फॉर रिसोर्सेज ऑन अर्थ. हमारे अर्थ पे रिसोर्सेज क्या क्या है? देखिए, जितने भी प्लैनेट है उसमें अर्थ इज द ओनली प्लैनेट एट विच लाइफ एग्जिस्ट. जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है वो सिर्फ अर्थ प्लैनेट है. अभी मार्स पे भी रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी 100% तक श्योरिटी नहीं आई है. तो अर्थ पे ही पॉसिबल क्यों है लाइफ? क्यों कि यहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर मीन्स सुटेबल टेम्परेचर जो हमारे बॉडी को चाहिए, जिसमें एयर हो गया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज ऑक्सीजन. एम्बिएंट टेम्परेचर, फूड है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, ऐसे करके कुछ फैक्टर्स है जो लाइफ को एग्जिस्ट करते हैं किस पे? अर्थ पे. तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे. रिसोर्सेज ऑन अर्थ. अर्थ पे क्या क्या रिसोर्सेज है जो लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं, लाइफ एग्जिस्ट कराते हैं. सो फर्स्ट वन इज द लिथोस्फेयर. हाउ वी डिफाइन लिथोस्फेयर? लिथोस्फेयर इज द आउटर क्रस्ट ऑफ अर्थ. जैसे ये हमारी अर्थ है, जो इसकी आउटर क्रस्ट है, जो मेन लैंड है इसकी, उसे हम कहते हैं लिथोस्फेयर. देन वी हैव सेकंड वाटर. वाटर कंप्राइजेज ऑफ 75% ऑफ लैंड इन अर्थ. अर्थ के ऊपर 75% है वो हमारा वाटर है. तो इसी बेल्ट को हम कहेंगे हाइड्रोस्फेयर. वाटर वाले बेल्ट को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोस्फेयर. देन वी हैव एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर इज द कंप्राइजिंग ऑफ एयर्स इन द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर डिफाइंड बाय बेल्ट ऑफ एयर. जो भी अर्थ के ऊपर हमारा बेल्ट है वो एटमॉस्फेयर है. तो ये तीनों जो रिसोर्सेज है ये सेमिनल है. इन तीन जहां पे ये इंटरेक्शन होता है इन तीनों का, वो हमारा कहलाता है बायोस्फीयर. वो हमारा कहलाता है बायोस्फीयर. लिथोस्फीयर प्लस हाइड्रोस्फीयर प्लस एटमॉस्फेयर, ये तीनों हमारा बायोस्फीयर कहलाता है. और ये तीनों जहां पे इंटरेक्ट होते हैं वहां पे होती है लाइफ पॉसिबल. अब कहीं पे हाइड्रोस्फीयर है बट लिथोस्फीयर नहीं है और एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी. ये तीनों कंपोनेंट हमारे होने बहुत जरूरी है, तभी लाइफ एग्जिस्ट होगी. देन वी हैव कंपोनेंट. कंपोनेंट्स आर बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोटिक आर द कंपोनेंट्स which are defined by living organism like plant, animals, and abiotic component defined by the non-living organism which are soil, air, water. These are the non-living organism. So we study about the abiotic component on the earth. Then we have breath of air. What is breath of air? Breath of air, breath of life is air. Air is the breath of life. Life की breath क्या है? Air. अभी हमने डिफाइन किया कि अर्थ पे ही लाइफ एग्जिस्ट करती है. वो क्यों करती है? क्योंकि यहाँ पे एम्बिएंट
टेम्परेचर है या सुटेबल टेम्परेचर है, और यहाँ पे एयर है जिसको हमने डिफाइन किया था एटमॉस्फेयर से। फिर है हमारा लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। ये तीनों जहाँ पे इंटरेक्ट होते हैं वहां पे लाइफ पॉसिबल होती है, क्योंकि इन्हीं के कारण फूड होता है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर लिविंग। ये सब चीजें ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स, एनिमल जो भी हमारे अर्थ पे कंपोनेंट है उनको जैसे बायोटिक और अबायोटिक को सुटेबल बनाते हैं यहाँ पे हैबिचुअली होने के लिए। सो वी हैव ब्रेथ ऑफ लाइफ इज एयर, एयर इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ। अगर एयर ना हो तो ब्रेथ नॉट पॉसिबल, विदाउट एयर नो सच लाइफ इज पॉसिबल। सो वी टॉक अबाउट एयर। एयर इज comprising of many gases like carbon dioxide which represent by CO2, carbon dioxide, nitrogen and oxygen and many more. Air is comprising of carbon dioxide, nitrogen, oxygen and many more gases. As we all know that about ozone layer which is form of nascent oxygen O3 is defined by the ozone. So हमारे एटमॉस्फेयर में एयर जो है वो की रोल प्ले करता है लाइफ को एग्जिस्ट कराने के लिए। इसी में फिर जो CO2 है, जैसे अर्थ लिया है हमने, अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, और वीनस है, मार्स है, इन पे लाइफ पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे CO2 है। यहाँ के पूरे एटमॉस्फेयर में 70 से 75% है वो CO2 है, जबकि हमारे अर्थ पे जो CO2 होती है वो फिक्स्ड होती है, वो फिक्स्ड अमाउंट में होती है। एक तो CO2 होती है जो पॉल्यूशन से प्रोड्यूस होती है, और उन्हीं पॉल्यूशन से प्रोड्यूस होने वाले CO2 को हमारे जो कार्बन फिक्स होता है उसको यूज में लेते हैं। कौन लेते हैं? एक तो प्लांट्स लेते हैं और एनिमल्स लेते हैं। सबसे पहले प्लांट्स लेते हैं। कौन से प्लांट्स? वो भी ग्रीन प्लांट्स। जो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं, वाइल्ड फ्लोरा होती है, वो CO2 को यूज में नहीं लेती है, वो ऑक्सीजन को यूज में लेती है। क्यों? उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके नूरिशमेंट के लिए। सो फर्स्ट कार्बन यूज बाय द कार्बन डाइऑक्साइड यूज बाय द ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ। ये सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है और उनसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करती है। सबसे पहला तो हमारा हो गया ग्रीन प्लांट्स। देन वी हैव मैरीन एनिमल्स विच यूज CO2 डिसॉल्व इन द वाटर ड्रॉपलेट फॉर फॉर्मेशन ऑफ देयर सेल। सेल्स बनाने के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज में लेते हैं मैरीन एनिमल्स, जो कि डिसॉल्व होते हैं उनमें। फिर हम लेंगे रोल ऑफ एयर इन atmosphere. So we look further for the air role for the atmosphere. Atmosphere में एयर का क्या रोल है? जो भी हमारी पूरी अर्थ है उस पे ये जो एयर है वो ब्लैंकेट की तरह काम करती है। ये जैसे हमारी अर्थ है, तो यहाँ पे जो ये पूरा एटमॉस्फेयर है, एयर है, इसकी भी अलग अलग लेयर्स है, जिसमें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ऐसे करके स्फीयर है। टाइप ऑफ स्फीयर में पढ़ेंगे इसमें। ये हमारी अर्थ है जैसे, तो ये जो एटमॉस्फेयर है हमारा जिसमें एयर है, एयर में भी क्या क्या है? CO2 है, NO2 है, ऑक्सीजन है एंड मैनी मोर गैसेज। तो ये एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है। ब्लैंकेट की तरह कैसे काम करती है? जैसे ये सन है, इसकी सन रेज जो आती है वो यहाँ पे पेनिट्रेट करके ट्रैप कर जाती है यहाँ पे, और फिर जब ये वापस डाइवर्ट होती है तो इनको बाहर नहीं निकलने देती है। इसी को हम ग्रीन गैसेस भी कहते हैं। ग्रीन गैसेस वो गैसेस होती है जो यहाँ पे ट्रैप हो जाती है। ये ग्रीन गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, ये सब हम अभी फर्दर क्लास में पढ़ेंगे। तो ये एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है जो कि हीट ट्रैप कर जाती है। और इसी में से जैसे समर है और विंटर है, ये दो सीजन है हमारे मेन। समर में हीट ज़्यादा रहती है, क्यों? कि पॉल्यूशन ज़्यादा होने के कारण हीट ट्रैप हो जाती है जो कि वापस बाहर नहीं निकल सकती। तो इसी में ट्रैप होकर यहाँ पे हीट डेवलप होती है। और
विंटर में भी कई जगह अपन हीट देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि जो अर्थ है हमारी वो इंफ्रारेड रेज जो होती है, हमारी इंफ्रारेड रेड होती है, वो एक्सट्रैक्ट करती है, वो डेवलप करती है, जिससे विंटर में भी हमें हीट की फीलिंग आए। तो ये था हमारा ब्लैंकेट ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर। देन वी हैव रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए एटमॉस्फेयर का क्या रोल है? एटमॉस्फेयर इज कंप्राइजिंग ऑफ द एयर। जो भी हमारा एयर का पार्ट है लिथोस्फेयर के ऊपर, वो सब एटमॉस्फेयर कहलाता है। तो इसी का रोल क्या है क्लाइमेट कंट्रोल में, वो हम देखेंगे। अभी हमने पढ़ा कि जो एटमॉस्फेयर है वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है अर्थ के सराउंडिंग में। इट वर्क्स एज ए ब्लैंकेट एट द सराउंडिंग ऑफ द अर्थ। तो ये जो एटमॉस्फेयर है ये हमारे जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है। समर में ना ही ज्यादा गर्मी देता है, विंटर में ना ही ज्यादा सर्दी देता है। ये हमारा एक एम्बिएंट टेम्परेचर बना के रखता है। कहाँ पे? अर्थ पे। इसी की एब्सेंस होने के कारण जो हमारे वीनस है, वीनस, मार्स एंड मून, जैसे मून को ही ले ले हम, मून है वो सन से जितना अर्थ डिस्टेंस है उतना ही मून की डिस्टेंस है सन से। फिर भी अर्थ पे मॉडरेट टेम्परेचर हमें मिलता है, जबकि मून पे वेरी करता है वो -190 डिग्री टू 110 डिग्री। ये वेरिएशन देखिए, यहाँ पे तो मॉडरेट टेम्परेचर मिलता है जो कि कहाँ पे 0 डिग्री है, कहीं पे नेगेटिव भी है, और हाईएस्ट टेम्परेचर जो होता है वो 54 डिग्री तक अभी तक रिकॉर्डेड हुआ है। अर्थ एंड मून, जबकि मून पे हम वेरिएशन देखेंगे तो वो -190 डिग्री से 110 डिग्री तक वेरिएशन करता है। क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की कमी के कारण ही इतना वेरिएशन है, जबकि अर्थ पे नहीं है। तो ये एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है अर्थ के सराउंडिंग में। इसी में अगर हम देखें तो ना ही ये ज़्यादा गर्म होता है, ना ही ये सर्दियों में ठंडक देता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जैसे सॉइल है, वाटर है। हम एक एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। एक बीकर लेंगे हम, जिसमें एक में तो फुल ऑफ वाटर होगा और एक बीकर में फुल ऑफ सॉइल होगी। इन तीनों को हम सनलाइट में 3 आवर्स के लिए रखेंगे। फिर इसमें देखेंगे विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर की हेल्प से देखेंगे पानी और सॉइल की जो गर्म होने की रेट है, रेट ऑफ हीट है, वो दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है। इसीलिए कोस्टल एरियाज में ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, जबकि जो हमारा थार डेजर्ट है, जो डेजर्टी एरिया है, वहाँ पे हमें दिन में तो ज़्यादा गर्मी महसूस होती है और रात में ठंडक होती है। तो उनमें वेरिएशन खूब ज़्यादा है। एट कोस्टल एरियाज वी डू नॉट फाउंड द वेरिएशन इन द टेम्परेचर। सो द रेट ऑफ हीट फॉर बोथ वाटर एंड सॉइल आर डिफरेंट। इन दोनों की रेट है वो डिफरेंट है। तो यही हमारा एटमॉस्फेयर का रोल है क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए। Earlier we have seen that atmosphere which is comprising of air, और air की भी उसमें अलग अलग फॉर्म्स थी। Then we have the movement of air। एयर का मूवमेंट जो होगा वो किससे डिफाइन करेंगे हम? विंड से, क्योंकि विंड्स की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए वी कॉल्ड मूवमेंट ऑफ एयर इज द विंड्स। इसमें विंड्स का क्या रोल है क्लाइमेट कंट्रोल के लिए, वो हम पढ़ेंगे। हमने अभी 2 बीकर लिए थे, जिसमें एक में था पानी और एक में था सॉइल। विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर we recorded the temperature which are rate of heat is different. Water get heat slower than the soil. Similarly water get cool at the slower rate by the soils. तो इसी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो
लैंड है हमारी, उस पे रेट ऑफ हीट है वो मोर देन है वाटर से। लैंड जो है जल्दी गर्म हो जा रही है कोस्टल एरिया से, वाटर से। तो इसी को हम डिफाइन करेंगे। जैसे लैंड हीटअप होती है, सनलाइट लैंड पे पड़ती है, जैसे हीटअप होती है तो उसमें जो रेट ऑफ हीट है वो ज़्यादा रहती है। तो ये जो मूवमेंट है विंड एयर का, वो कहाँ मूव करता है? लो प्रेशर एरियाज में, जहाँ पे प्रेशर कम होता है, उस और ये मूवमेंट होता है। उसी तरह कोस्टल एरियाज है, दिन में लैंड्स ज़्यादा गर्म हो जाती है, और कोस्टल एरियाज में जो वाटर्स होता है, क्योंकि उनमें एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर अवेलेबल होता है, वाटर वेपर हो जाने के कारण जो एयर का वेट है वो ज़्यादा होता है। कहाँ से? लैंड की एयर से, वेट से। तो कोस्टल एरियाज में जैसे सनलाइट होती है, पेनिट्रेट करती है, तो वहाँ पे रेट ऑफ हीट है वो लेस देन होती है लैंड के रेट ऑफ हीट से। तो इसी तरह जो लैंड की एयर है, जिसे हम विंड डिफाइन कर रहे हैं, विंड है वो लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो यही होता है डायरेक्शन ऑफ विंड। मतलब एक तरफ हीट ज़्यादा हो जाने से जो मूवमेंट ऑफ एयर है, तो वो डायरेक्शन कैसे डिफाइन करता है? जो लो प्रेशर एरियाज है वहाँ पे मूव करने पे। उसी तरह कोस्टल एरियाज में होता है तो यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है, फिर रात में अगेन ये नाइट्स में लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, जो कि हमारा होता है लैंड। एट द डे वी सी दैट लैंड एयर मूव्स टू कोस्टल एरियाज एट डे, और नाइट में जो रेट ऑफ कूलिंग है लैंड की वो ज़्यादा है, किससे? कोस्टल एरियाज से, क्योंकि वहाँ पे पानी है, पानी की रेट कम है। तो दिन में तो लो प्रेशर एरियाज की तरफ मूव करेगा, और नाइट में कोस्टल एरियाज वाली विंड है वो लैंड की तरफ मूव करेगी। तो यही था हमारा मूवमेंट ऑफ एयर विच इज विंड्स। सो वी क्लोजिंग आवर सेशन। नेक्स्ट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट सेशन अबाउट द रेन, हाउ रेन फॉर्म, what is this rain cycle. We study about all about the rain. So thank you class.